इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेक्चर नंबर 7। आज के लेक्चर में हम कंसीडर करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो सबसे पहले हम एक्सप्रेशन लिख लें, उसके अकॉर्डिंग हम प्रॉपर्टी देखते जाएंगे। तो मान लो ये दो चार्ज पार्टिकल है हमारे पास, इनका मैग्नीट्यूड है चार्ज का Q1 Q2 और इनके बीच की सेपरेशन है R, और ये किसी मीडियम में प्लेस्ड है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है कैपिटल K, और ये कंप्लीटली इनसाइड द मीडियम है। तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा उसकी एक्सप्रेशन हम कैसे लिखेंगे? Q1 Q2 अपॉन 4 पाई K एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, अगर वो वैक्यूम में है तो K की वैल्यू सिंपली 1 हो जाएगी। अब हम 1 बाय 1 प्रॉपर्टीज कंसीडर करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड्स ओनली ऑन चार्जेस। इफ टू चार्जेस आर सेपरेटेड बाय a fixed distance, then electrostatic force depends only on the charges. It is independent of their masses. Gravitational force depends on the masses, independent of charge, and electrostatic force is depends on charges and is independent of mass. तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड्स ऑन चार्जेस। ये किस पे डिपेंड करेगा? चार्जेस पे। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मासेस। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। अब हमारे पास चार्ज दो टाइप के हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और ये हमने पढ़ा था कि लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। तो सेकंड प्रॉपर्टी अगर हम कंसीडर करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इट मे बी अट्रैक्टिव और इट मे बी रिपल्सिव। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। उसको हम यहां से एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। अगर आपके पास इफ Q1 Q2 इसका प्रोडक्ट पॉजिटिव है, यानी कि दोनों लाइक चार्जेस है, तो फोर्स कैसा आ गया? पॉजिटिव फोर्स। और पॉजिटिव फोर्स का मतलब होता है कि फोर्स इज रिपल्सिव इन नेचर। तो पॉजिटिव फोर्स है तो फोर्स इज रिपल्सिव इन नेचर। इफ प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस इज नेगेटिव, अगर दो चार्जेस का प्रोडक्ट नेगेटिव है इसका मतलब वो अनलाइक चार्जेस है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। और फोर्स यहां पे क्या है? फोर्स नेगेटिव, एंड नेगेटिव फोर्स मींस फोर्स इज अट्रैक्टिव। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए लॉन्ग रेंज फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज लॉन्ग रेंज फोर्स। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए लॉन्ग रेंज फोर्स? यानी कि इसकी रेंज काफी लार्ज है। वो हम देख सकते हैं एज R टेंड्स टू इंफिनिटी, F टेंड्स टू 0। एज R टेंड्स टू इंफिनिटी, F टेंड्स टू 0। तो अगर हमारे पास सिस्टम में सिर्फ दो चार्ज पार्टिकल है तो उनके बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कब 0 होगा? जब उनके बीच की सेपरेशन इनफाइनाइट हो। इसका मतलब लॉन्ग रेंज फोर्स का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट्स अप टू इंफिनिटी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो चार्ज पार्टिकल के बीच में तभी 0 होगा जब उनके बीच की सेपरेशन इनफाइनाइट हो जाए। तो इट इज ए लॉन्ग रेंज फोर्स, इट एक्ट्स अप टू इंफिनिटी। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर हम कंसीडर करें तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। यहां पे हम देख सकते हैं एक्सप्रेशन में फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, यानी कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू -2 पावर ऑफ सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस, दैट इज इट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। सेपरेशन का स्क्वायर और वो भी इनवर्स,
तो इनवर्स स्क्वायर लॉ। अगर हम इनको एक ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट करें, मे बी अट्रैक्टिव, मे बी रिपल्सिव, लॉन्ग रेंज फोर्स, तो अगर हमारे पास Q1 Q2 पॉजिटिव है तो फोर्स भी पॉजिटिव होगा, F वर्सेस R। और यहां पे हम देख सकते हैं as R tends to 0 force tends to infinite। अगर उनके बीच की सेपरेशन डिक्रीज होती जाएगी तो जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो इनफाइनाइट हो जाएगा। और हमने देखा था कूलम्ब्स लॉ में कि उनके बीच की सेपरेशन 1 फर्मी से कम नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वहां पे वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के इंटरेक्शन उनकी रेंज है वो साथ साथ जैसे जैसे सेपरेशन डिक्रीज होती जाएगी क्वांटम मैकेनिक्स विल कम इनटू प्ले। तो ये हम क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से बोल रहे हैं कि as R tends to 0 F tends to infinity and as R tends to infinity F tends to 0। as R tends to infinity F tends to 0 और F is inversely proportional to R square। तो ग्राफ हमारे पास इस टाइप से होगा और ये कर्व कैसी होगी, पैराबोलिक कर्व। तो दिस ग्राफ इज ए पैराबोला। as R tends to 0 F tends to infinity, as R tends to infinity F tends to 0 and F is inversely proportional to R square। और क्योंकि दोनों लाइक चार्जेस हैं, या तो दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, तो वो हमेशा एक दूसरे को रिपेल करेंगे और जब रिपेल करेंगे तो फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होगा। अब आते हैं इफ Q1 Q2 अगर इनका प्रोडक्ट नेगेटिव हो तो as R tends to 0 force tends to minus infinity क्योंकि अब नेगेटिव है, and as R tends to infinity F tends to 0। तो अब फोर्स उनके बीच में नेगेटिव होगा। तो अगर हम F वर्सेस R ग्राफ प्लॉट करें तो यही प्लॉट आएगा। अब ये बेस्ट क्योंकि फोर्स हमेशा नेगेटिव होगा तो ये इस वे में हो जाएगा as R tends to infinity F tends to 0, as R tends to 0 F tends to infinity। और यहाँ पे हम केवल फोर्स, ये यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव फोर्स और यहाँ पे हमेशा नेगेटिव फोर्स, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव फोर्स का मतलब रिपल्सिव फोर्स, नेगेटिव फोर्स का मतलब अट्रैक्टिव फोर्स। अगर आप ये चाहते हो कि दोनों ग्राफ को हम एक साथ प्लॉट कर दें तो वो हमें कैसे अपीयर होगा, सिंपली दोनों ग्राफ को आप आपस में कंबाइन कर दो, R वर्सेस F। अगर इस टाइप से ग्राफ दिया हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है किसके लिए है, लाइक चार्जेस लिए, और इस टाइप से है तो ये किसके लिए है, अनलाइक चार्जेस के लिए। तो ये प्रॉपर्टीज क्लियर है। चार्ज सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड्स ऑन चार्ज, इट मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, it is a long range force, that is force electrostatic force between two charged particle acts up to infinity। electrostatic force will be zero only when the separation between the two charges is infinite, it means there is no interaction between the charged particles and it obeys inverse square law। inverse square law obey करने का मतलब क्या है कि force is inversely proportional to R square। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारे पास है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए सेंट्रल फोर्स। अब सेंट्रल फोर्स का मतलब यहां पे क्या है, अगर दो ऑब्जेक्ट हैं या दो बॉडीज हैं, अगर वो एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट कर रही हैं तो अगर वो फोर्स उन ऑब्जेक्ट्स के सेंटर के थ्रू एक्ट कर रहा है तो उस फोर्स को हम बोलेंगे सेंट्रल फोर्स। ये मान लो दो एक्सटेंडेड बॉडी है, ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट कर रही है और वो फोर्स किसके अलोंग एक्ट कर रहा है, द फोर्स इज, मान लो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है, एंड द फोर्स इज एक्टिंग अलोंग द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर, देन सच फोर्स इज नोन एज सेंट्रल फोर्स। अगर लेकिन ये सिंपली बॉडी का ज्योमेट्रिकल सेंटर नहीं है, ये डिपेंड करेगा कि हम कौन से फोर्स की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहे हैं, then gravitational force acts through the center of gravity, जो बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा उसके थ्रू एक्ट करेगा। सिमिलर वे में अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल एक्ट थ्रू द सेंटर ऑफ चार्ज। तो सेंट्रल फोर्स तो है लेकिन बॉडी का जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है वही सेंटर ऑफ चार्ज या वही सेंटर ऑफ ग्रेविटी होना जरूरी नहीं है, वो डिपेंड करेगा, बट दे विल एक्ट थ्रू द सेंटर ऑफ बॉडी। वो सेंटर कौन सा होगा, कंसर्न्ड
फोर्स का जो प्रॉपर्टी है उसका सेंटर है। ग्रेविटेशनल फोर्स में सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में सेंटर ऑफ चार्ज। तो अगर फोर्स उस सेंटर के थ्रू एक्ट कर रहे हैं तो हम बोलेंगे कि द फोर्सेस आर सेंट्रल फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए सेंट्रल फोर्स। अब यहां पे जो आपको बात ध्यान रखनी है, ऑल फोर्सेस दैट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ आर सेंट्रल फोर्सेस। जितने भी फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करेंगे वो सारे के सारे सेंट्रल फोर्स होते हैं। बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। ऑल सेंट्रल फोर्स डू नॉट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो ये ध्यान रखना है, ऑल फोर्सेस दैट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ आर सेंट्रल फोर्सेस, बट ऑल सेंट्रल फोर्सेस आर डू नॉट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो ऑल फोर्सेस दैट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ आर सेंट्रल फोर्सेस, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। क्लियर है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। अब कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? मान लो हमारे पास एक सिस्टम है और इस सिस्टम पे जो भी फोर्स एक्ट कर रहे हैं वो कंजर्वेटिव फोर्स है। So if conservative force are acting on the system, if only conservative forces are acting on the system, then total mechanical energy of the system will remain constant. Total mechanical energy of the system will remain constant. और total mechanical energy मतलब kinetic energy plus potential energy of the system remains constant. For example, gravitational force. आप किसी भी ऑब्जेक्ट को h हाइट से ड्रॉप करोगे, जब वो h हाइट पे है और रेस्ट से रिलीज किया तो सारी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में mgh। फिर जब वो ट्रेवल कर रहा है तो कुछ पार्ट पोटेंशियल डिक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी इन सच ए वे सो दैट देयर सम रिमेन्स कांस्टेंट। तो पूरे थ्रू आउट द पाथ द टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट बिकॉज द ओनली फोर्स एक्टिंग इज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इन सेम वे if the only force acting on a system is electrostatic force, then the total mechanical energy of the system will remain constant. तो कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा फोर्स होगा? वो फोर्स जब वो सिस्टम पे एक्ट कर रहा है तो सिस्टम की टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहे। अब अगर आपको फोर्स की एक्सप्रेशन दे दी जाए और फिर आपसे पूछ लिया जाए कि फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं है, मान लो फोर्स आपको दे दिया जाए, force is a function of coordinates, let's say x y z, या फिर उल्टा लिख दिया, सॉरी, फोर्स को हम कैपिटल F से लिखना है। फोर्स इज फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट्स x y z। जैसे आपको फोर्स इस तरह दे सकते हैं कि फोर्स है x स्क्वायर y z i कैप प्लस y स्क्वायर x z j कैप प्लस x y z स्क्वायर k कैप, और फिर आपसे पूछ ले कि ये बताओ कि ये फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं है। तो उसके लिए हम थोड़ी सी एडवांस मैथमेटिक्स यूज करेंगे। फॉर कंजर्वेटिव फोर्स की जो गिवन फोर्स है वो कंजर्वेटिव है या नहीं है, डेल क्रॉस F इज इक्वल टू 0 वेक्टर। ये जो डेल है ये ऑपरेटर है और इसको हम बोलते हैं डेल क्रॉस एफ। किसी भी वेक्टर के साथ डेल का क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो उस क्वांटिटी को बोला जाता है कर्ल। तो इफ कर्ल ऑफ फोर्स इज 0 वेक्टर, नल वेक्टर, देन द फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। इसको आप दूसरे वे में किस तरह समझ सकते हो कि अगर कंजर्वेटिव फोर्स है और आप एक क्लोज्ड पाथ पे मूव करो और वापस इनिशियल पोजीशन पे पहुंच जाओ तो वर्क डन इज 0 because work done for conservative force depends on initial position and final position, and if initial position and final position are same तो आप एक लूप में घूम के आए हो तो वो वर्क डन क्या हो गया? 0। मैथमेटिकली एक्सप्रेशन आपको देखना है जो आपके काम की है। इसको आप किस तरह लिख सकते हो? i कैप j कैप k कैप डेल बाई डेल x डेल बाई डेल y डेल बाई डेल z fx fy fz, this must be equal to 0। ये जो डिटरमिनेंट है ये आपके पास क्या आना चाहिए? 0। जैसे इस केस में fx क्या है? ये fx है, ये fy है, ये fz है।
अब यहाँ पे जो डेल है, डेल का मतलब क्या है, डेल ऑपरेटर है, इसका मतलब है डेल बाई डेल एक्स प्लस डेल बाई डेल वाई प्लस डेल बाई डेल जेड, और इंडिपेंडेंटली डेल का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है जब तक कि इसका किसी और वेक्टर के साथ, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, उस वे में देखोगे तो यहाँ पे हम अगर लिखेंगे इसको तो आई कैप जे कैप और ये के कैप, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है बट इसका खुद का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। अगर किसी दूसरे वेक्टर के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट लोगे तो उसको हम बोलते हैं ग्रेडियंट, और अगर क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो उसको हम बोलते हैं कर्ल, यानी कि डेल डॉट ए इज ग्रेडियंट, उसमें फिर क्या हो जाएगा हमारे पास डेल ए एक्स बाई डेल एक्स, डेल ए वाई बाई डेल वाई, डेल ए जेड बाई डेल जेड, और अगर क्रॉस लोगे तो उसको हम बोलते हैं कर्ल। ग्रेडियंट हम पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्चुअली नेगेटिव ऑफ द ग्रेडियंट, सॉरी इलेक्ट्रिक फोर्स इज द नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो जब हम फील्ड आएगा वहां पे उसको मेंशन करेंगे। अभी के लिए आप ये रिलेशन ध्यान रखेंगे। और पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब है कि जब आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो आप बाकी सारे पैरामीटर्स को कांस्टेंट लोगे। जैसे इस क्वेश्चन में जब आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो आप y और z को कांस्टेंट एज्यूम करोगे, जब आप y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो आप x और z को कांस्टेंट एज्यूम करोगे, और आप जब z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो x और y को कांस्टेंट लोगे। तो अगर कोई भी फोर्स इन टर्म्स ऑफ x y z कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में दिया हुआ है और आपसे ये पूछ लिया जाए क्वेश्चन में चार ऑप्शन है कि कौन सा फोर्स कंजर्वेटिव है, कौन सा फोर्स कंजर्वेटिव नहीं है, तो जो फोर्स इस रिलेशन को फॉलो कर रहा है वो कंजर्वेटिव है। आपको इंडिविजुअली चेक करना पड़ेगा, डेल fx डेल fy बाय डेल x माइनस डेल fx अपॉन डेल y इज इक्वल टू 0। हर टर्म i कैप के साथ जो टर्म आएगी वो 0 होनी चाहिए, j कैप के साथ जो टर्म आएगी वो 0 होनी चाहिए, और k कैप के साथ जो टर्म आएगी वो 0 होनी चाहिए। इंडिविजुअल टर्म्स 0 होनी चाहिए। तो ये तो हो गया कंजर्वेटिव फोर्स। दूसरी बात यहाँ पे all forces that obey all forces that are central force they are conservative force also, but converse is not true, all conservative forces are not central। तो मैं इन तीन पॉइंट्स को 4 5 6 पॉइंट्स को फिर से रिपीट कर रहा हूं। पॉइंट 4, force that obey inverse square law are central forces, all forces that obey inverse square law are central forces, but converse is not true, all central forces do not obey inverse square law, all central forces are conservative forces, but converse is not true, all conservative forces are not central। तो ये हो गई 6 प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखें तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड्स ऑन इंटरवेनिंग मीडियम। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इंटरवेनिंग मीडियम पे डिपेंड करता है। इंटरवेनिंग मीडियम, द मीडियम बिटवीन द चार्ज पार्टिकल्स। फॉर एग्जांपल अगर वो वैक्यूम में रखे हैं तो उनके बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो सिंपली Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। और अगर वो किसी मीडियम में रखे हैं तो हम देख चुके हैं फोर्स इन मीडियम इज Q1 Q2 अपॉन 4 पाई k एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। So the force depends on the electrostatic force depends on dielectric constant, so it depends on intervening medium। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इट डोमिनेट्स ऑल फिनोमिना एट मॉलिक्यूलर एंड एटॉमिक स्केल। एटॉमिक और मॉलिक्यूलर स्केल पे जो भी फिनोमिना हो रहे हैं, जितने भी न्यूक्लियर रिएक्शंस है, मूवमेंट ऑफ आयंस है या मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, उन सब के लिए कौन फोर्स रिस्पांसिबल है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इनफैक्ट जो हम कॉमन फोर्स मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन, टेंशन एंड स्प्रिंग फोर्स, दे आर मैनिफेस्टेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स, उन्हीं की वजह से उन सारे फोर्सेस का मैनिफेस्टेशन है।
तो एटॉमिक और मॉलिक्यूलर स्केल पे जितने भी फिनोमिना है उनको डोमिनेट कर रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नेक्स्ट अगर हम देखें तो एक्सचेंज पार्टिकल फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एक्सचेंज पार्टिकल है फोटोन हैविंग स्पिन 1। अब एक्सचेंज पार्टिकल क्या होते हैं? तो पहले जब स्टार्टिंग में न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया तो न्यूटन ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि जब दो मासेस के बीच में कोई कांटेक्ट ही नहीं है, फिजिकल कांटेक्ट, तो वो एक दूसरे पे फोर्स कैसे एक्सर्ट कर रहे हैं। तो न्यूटन ने उसको नाम दिया एक्शन एट ए डिस्टेंस। बाद में माइकल फैराडे ने किसका कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया? फील्ड का, कि हर ऑब्जेक्ट अपने सराउंडिंग में एक फील्ड क्रिएट करेगा। मास है तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट करेगा, चार्ज है तो अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, मैग्नेट है तो अपने सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगी। और उस फील्ड में अगर उसी के जैसा दूसरा ऑब्जेक्ट रखा जाएगा तो क्योंकि वो दूसरा ऑब्जेक्ट उसके फील्ड को डिस्टर्ब कर रहा है, तो अब जो पहला ऑब्जेक्ट है वो दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स एक्सर्ट करेगा। ठीक है। बाद में जब नई थ्योरी आई वो पार्टिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग कि दो ऑब्जेक्ट या दो बॉडी एक दूसरे पे फोर्स इसलिए एक्सर्ट कर रही है क्योंकि उनके बीच में कंटिन्यूएशन में पार्टिकल्स का एक्सचेंज हो रहा है, और हर पार्टिकल के पास खुद का मोमेंटम है। पार्टिकल का एक्सचेंज हो रहा है तो मोमेंटम चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज फोर्स। तो हर ऑब्जेक्ट के बीच में पार्टिकल का एक्सचेंज हो रहा है। तो दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों एक्सर्ट कर रहे हैं? क्योंकि उनके बीच में पार्टिकल्स का एक्सचेंज हो रहा है, और ग्रेविटेशनल फोर्स में वो एक्सचेंज पार्टिकल होते हैं ग्रेविटॉन। सेम वे में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में वो एक्सचेंज पार्टिकल है फोटोन, जिनका स्पिन 1 होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन में आपने स्पिन पढ़ा है हाफ, फोटोन का स्पिन कितना? 1। तो ये हो गई प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब हम कंपेयर करेंगे, कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो पहले तो हम सिमिलरिटीज देख लें कि दोनों के बीच में क्या सिमिलरिटीज है। तो सबसे पहले जो सिमिलरिटी, बोथ आर लॉन्ग रेंज फोर्स, बोथ आर लॉन्ग रेंज फोर्स। इनफैक्ट हमारे पास 4 फंडामेंटल फोर्सेस है: स्ट्रॉन्ग फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। इन 4 फंडामेंटल फोर्सेस में से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स लॉन्ग रेंज फोर्स है, यानी कि दे एक्ट्स अप टू इंफिनिटी। और जो स्ट्रॉन्ग फोर्स और वीक फोर्स है दोनों न्यूक्लियर रीजन के, वो दोनों शॉर्ट रेंज फोर्स है। ठीक है, उनकी रेंज बहुत स्मॉल है। जैसे न्यूक्लियर फोर्स की रेंज फर्मी 1 फर्मी 10⁻⁻15 मीटर तक, और जो वीक फोर्स है उसकी रेंज उससे भी कम, तो वो शॉर्ट रेंज फोर्स है। दूसरी सिमिलरिटी हम देखें तो बोथ ओबे, हम प्रॉपर्टीज से ही सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सिमिलरिटी हो गई बोथ आर लॉन्ग रेंज फोर्स, बोथ ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, दोनों के दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करते हैं कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ग्रेविटेशनल फोर्स में हम लिखते हैं F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में K q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। नेक्स्ट, बोथ आर सेंट्रल फोर्स, दोनों के दोनों सेंट्रल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट्स थ्रू द सेंटर ऑफ चार्ज ऑफ द बॉडी। बोथ आर कंजर्वेटिव फोर्स, बोथ आर कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये तो हो गई सिमिलरिटीज। अब अगर हम बात करें डिफरेंसेस की कि दोनों फोर्सेस में डिफरेंस क्या है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी से ही आते हैं हम। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड्स ऑन चार्जेस, डिपेंड्स ऑन चार्जेस
and is independent of masses. Gravitational force depends on masses and is independent of charges. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चार्ज पे डिपेंड करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स मास पे डिपेंड करता है. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मास से इंडिपेंडेंट है, ग्रेविटेशनल फोर्स चार्ज से इंडिपेंडेंट है. सेकंड हमने देखा, सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी? इट मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है, डिपेंड करेगा अनलाइक चार्जेस है या लाइक चार्जेस है. अनलाइक चार्जेस है तो रिपल्सिव होगा, अनलाइक चार्जेस है तो अट्रैक्टिव होगा और लाइक चार्जेस है तो रिपल्सिव होगा. ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव. ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है. नेक्स्ट अगर हम पॉइंट ऑफ कंपैरिजन देखें तो यहां पे हमारे पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड्स ऑन मीडियम. इस पे डिपेंड करेगा कि चार्ज पार्टिकल किस मीडियम में रखा हुआ है. ग्रेविटेशनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम. ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि हमने देखा भी था कि हमारे पास यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है. फिर अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मच स्ट्रॉन्गर देन nuclear force, gravitational force. Electrostatic force is much stronger than gravitational force, and gravitational force is the weakest force of nature. Weakest force of nature. Nature का सबसे weak force है gravitational force. फिर next अगर difference हम consider करें तो electrostatic force dominates all phenomena at molecular and atomic scale. इस प्रॉपर्टी को हम यूज कर सकते हैं यहां पे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डोमिनेट्स ऑल फिनोमेना एट मॉलिक्यूलर एंड एटॉमिक स्केल. ग्रेविटेशनल फोर्स डोमिनेट्स ऑल फिनोमेना एट वेरी लार्ज स्केल. फॉर एग्जांपल मोशन ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, मोशन ऑफ मून अराउंड सन, यानी कि द मोशन ऑफ हेवनली बॉडीज इज गवर्न्ड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स. और पॉइंट ऑफ डिफरेंस कंसीडर करें तो एक्सचेंज पार्टिकल फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए एक्सचेंज पार्टिकल क्या है? फोटोन हैविंग स्पिन 1. ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए जो एक्सचेंज पार्टिकल है उसका नाम है ग्रेविटॉन हैविंग स्पिन 2, जिसका स्पिन कितना होता है 2. तो these are some point of similarities and point of differences between electrostatic force and gravitational force. तो इस लेक्चर में हमने कंसीडर किया प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स. नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यूएशन में करेंगे. नेक्स्ट लेक्चर का हमारा टॉपिक होगा कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म. थैंक यू.